हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये काफी नंबर के पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 इन तीनों चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न आसानी से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो फर्स्ट चैप्टर से होगा, ठोस अवस्था से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आणविक तथा आयनिक ठोसों को अलग अलग लिखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ यौगिक दिए गए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन से आणविक ठोस है, कौन से आयनिक ठोस है, दोनों को अलग अलग करके लिखिए। तो इधर हम लोग लिखेंगे एक तरफ आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे आयनिक ठोसों का नाम इधर, ठीक है। और एक आपका लिखेंगे दूसरा जो होगा वो होगा आणविक ठोस, आणविक ठोस, ठीक है। तो ये दोनों सॉलिड हम लोग दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे, यानी कि जो इसमें से यौगिक आयनिक ठोस हैं उनको यहां पर लिखेंगे, जो आणविक ठोस हैं उनको यहां पर लिखेंगे। तो बताइए इनमें से कौन से यौगिक आयनिक ठोस है। तो देखिए, आपको पता है NaCl जो है ये आयनिक ठोस है, NaCl। ये जो यस यस लिखा है इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये यस यस जो है ये सॉलिड है, जैसे NH3 अमोनिया, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है ये, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CaF2 है आपका कैल्शियम फ्लोराइड, Ar है ऑर्गन, ठीक है। तो बताइए, जैसे देखिए यहाँ पर जो आपका NaCl है ये एक आयनिक ठोस है, ठीक है। और कौन से आयनिक ठोस है, पहले आयनिक ठोस को अलग कर लेते हैं। देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 ये है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आयनिक ठोस है। उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में आपका CaO है, CaO जो है ये भी एक आयनिक ठोस है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो Ar है, सॉरी CaF2 जो है, ठीक है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड ये भी आयनिक ठोस है। तो इन कंपाउंड्स में से ये चार जो यौगिक हैं ये आयनिक ठोस के अंतर्गत आएंगे। देखिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब बाकी जो बचे हैं वो आणविक ठोस में आएंगे, जैसे NH3 बचा अमोनिया, CO2 बचा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CCl4 बचा, उसके बाद में आपका क्या बचा, SO2 बचा, ठीक है, Ar बचा। ये सब आपके आणविक ठोस होंगे। तो यही पूछा गया था कि इन यौगिकों को आयनिक ठोस तथा आणविक ठोस को अलग अलग लिखिए, यानी कि कौन से आयनिक ठोस हैं, कौन से आणविक ठोस हैं, ये आपको लिखना था, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि गर्म करने पर सफेद ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है वो पीला क्यों हो जाता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम ले सॉलिड के रूप में, तो अगर इसे गर्म करें, सफेद जिंक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करें तो वो पीला क्यों हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहां पर हम लिखेंगे गर्म करने पर ZnO में से ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, निकल जाती है। यानी कि जब आप ZnO को गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा। जैसे देखिए यहां पर हम लोग ZnO हमने ले लिया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो क्या होगा, Zn इनमें से जो Zn2 प्लस है, Zn पर 2 प्लस होता है, ठीक है, तो Zn2 प्लस जो है वो अलग हो जाएगा। अब Zn2 प्लस होगा तो 1/2O2, ठीक है, 1/2O2, इस O2 को हम लिख सकते हैं 1/2O2, ठीक है, इस O को हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये अलग हो जाएगा। और जो Zn2 प्लस है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा क्या, अब देखिए जो ZnO का क्रिस्टल है उसमें से अगर जो आपका ऋण आयन है
वो निकल जाता है और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वहां पर F केंद्र आ जाता है और F केंद्र के कारण जो क्रिस्टल का रंग है वो बदल जाता है। तो इसीलिए जो गर्म करने पर सफेद ZnO पीला हो जाता है। ठीक है, जो सफेद है वो पीला हो जाता है क्योंकि जब ZnO को हम गर्म करेंगे तो ये Zn2+ में विघटित हो जाएगा 1/2O2 ऑक्सीजन में, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो क्रिस्टल के ऋण आयनों के स्थान पर चले जाएंगे और वहां पर F केंद्र उपस्थित हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, तो देखिए उत्पन्न Zn2+ आयन एवं इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं, ठीक है, तथा F केंद्र बनते हैं, ठीक है। जो ZnO जो कि सॉलिड के रूप में है को पीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा था। देखिए क्या कहा गया है कि उत्पन्न जो Zn2+ है, जब हमने ZnO को गर्म किया तो जो Zn2+ आयन एवं इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्तरों में चले जाते हैं। ठीक है, जो आयन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतराकाशीय स्तरों में चले जाते हैं तथा F केंद्र बनते हैं। वहां पर F केंद्र बनेंगे, यानी कि जो ऋणायन है उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो F केंद्र बन जाएगा। F केंद्र कब बनता है? जब क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तब F केंद्र बनता है। तब क्या होता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, वो क्रिस्टल को रंगीन बना देती है, जो ZnO को पीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि गर्म करने पर सफेद ZnO पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्यों? यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम अर्धचालकों के ताप को बढ़ाएं, ठीक है, तो उसकी विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है, ये एक रीजन है जो आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है। देखिए अर्धचालक में संयोजी बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, यानी कि जो अर्धचालक होता है उसमें जो संयोजी बैंड है, ठीक है, क्या है, जो संयोजक बैंड होता है और चालक बैंड, इन दोनों के मध्य जो दूरी होती है, जो अंतराल होता है, वो कम होता है। अतः कुछ इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने पर संयोजक बैंड को लांघकर चालन बैंड में चले आते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जैसे सिंपली एक समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक चालक बैंड है, ठीक है, ये एक संयोजी बैंड है और ये एक चालन बैंड है। ठीक है, ये क्या है, एक चालन बैंड है अर्धचालक में। ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच जो दूरी है बहुत कम होती है। अब जब बहुत कम होगा तो क्या करेंगे, जब हम अर्धचालक को गर्म करेंगे, ठीक है, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो लांघ कर इसमें आ जाएंगे संयोजी बैंड में। ठीक है, संयोजक बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में आ जाएंगे, तो जब ये चालक बैंड में आ जाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो वही कहा गया है कि अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने पर संयोजक बैंड को लांघकर चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब हम गर्म करेंगे किसी भी चीज को तो उसमें उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। अब जब हम ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो संयोजी बैंड है उसमें से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कूदकर चालक बैंड में चले आएंगे। जब चालक बैंड में चले आएंगे तो उसकी चालकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही यहां पर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं, क्यों? यानी कि जो जलीय जीव होते हैं वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुरक्षित होते हैं या सहज होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है, तो जल में, लिखिए मेरे साथ, जल में ऑक्सीजन की विलेयता जो होती है वो ताप में कमी से बढ़ती है, ताप में कमी से बढ़ती है। ठीक है, ताप में कमी से बढ़ती है, अतः निम्न ताप पर
निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति, अधिक ऑक्सीजन, ठीक है, की उपस्थिति, की उपस्थिति, ठीक है, निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव, जलीय जीव ठंडे जल में, ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं, अधिक सहज होते हैं। देखिए अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सुरक्षित होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए जल में ऑक्सीजन की विलेयता ताप में कमी से बढ़ती है, यानी कि अगर आप लोग ताप में कमी करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो जल में ज्यादा घुलेगा, ठीक है। अगर आप ताप में कमी करेंगे तो ऑक्सीजन जल में ज्यादा घुलेगा, इसीलिए जो ऑक्सीजन अगर ज्यादा रहेगा जल में तो मछलियों के लिए या जलीय जीवों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अतः निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। यानी कि मान लीजिए जब जल गर्म होता है तो उससे भाप निकलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है भाप के रूप में बाहर निकलता है, तो क्या होता है जल में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं घुल पाता, ठीक है। और जब ठंडी होती है, ठंड होता है जल, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन घुलते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन घुलेंगे तो जलीय जीवों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जल में ऑक्सीजन की विलेयता ताप में कमी से बढ़ती है, यानी कि अगर हम ताप में कमी करेंगे तो जल में ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा घुलेगा। अगर हम लोग मान लीजिए जल को गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भाप के रूप में निकलेगा, ठीक है। तो जल में ऑक्सीजन की विलेयता ताप में कमी से बढ़ती है, अतः निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। यानी कि ताप कम रहता है तो ऑक्सीजन पानी में अधिक रहता है और उसी के कारण जलीय जीव ठंडे जल में ज्यादा सहज होते हैं या सुरक्षित होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 3rd चैप्टर से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर कोई विद्युत अपघट्ट है, किसी विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, अब उसमें अगर हम और भी जल मिला दें तो विशिष्ट चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखिए आप लोग, किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण, आयनों की संख्या में कमी होने के कारण, कमी होने के कारण उसकी विशिष्ट चालकता घट जाती है, ठीक है। तो कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में अगर हम जल मिलाते हैं तो उसके प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाएगी और विशिष्ट चालकता घट जाएगी। देखिए क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, अब वो थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है, उसमें आयन जो है बहुत ही अच्छे से पास जो है उपस्थित है। अब अगर हम उसमें जल मिला दें तो वो जो विलयन है विद्युत अपघट्ट है थोड़ा पतला हो जाएगा, जल मिलाएंगे तो उसके आयन दूर दूर हो जाएंगे, तो उसके प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आ जाएगी और जिसके कारण विशिष्ट चालकता जो है वो घट जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है। जैसे समझिए, एक छोटा सा चित्र मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों सेम चीजें हैं। अब मान लीजिए इसमें क्या भरा है, इसमें भरा है पानी, ठीक है, इसमें भरा है पानी, ऐसे भरा है, इसमें भी पानी भरा है। अब देखिए इसमें मान लीजिए हमने मिला दिया क्या, विद्युत अपघट्य, सॉरी इसमें हमने मिला दिया जल।
तो क्या होंगे, जल, इसमें ये एक विद्युत अपघट्य है, इसमें हमने जल मिला दिया, तो जो आयन थे, मान लीजिए इसमें ये सब आयन है, ठीक है। अब ये आयन है वो इतने में ऐसे पास पास उपस्थित है। अब यहाँ पर जब हम जल मिला देंगे तो जो जल की मात्रा और अधिक हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जल ज्यादा हो गया है और इसमें जो आयन है वो बहुत दूर दूर उपस्थित है, ठीक है। आयनों की संख्या में कमी हो गई है प्रति इकाई आयतन में, तो इसीलिए इसकी जो विशिष्ट चालकता है वो घट जाएगी, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर हम जल मिला देते हैं तो उसके प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाएगी और इसके कारण विशिष्ट चालकता घट जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए। तो देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम आपको पढ़ना पड़ता है थर्ड चैप्टर में। तो ये दो नियम इन्होंने दिया था, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम का सूत्र आपको लिखना है। तो इसका फार्मूला होता है W1। देखिए क्वेश्चन है W1, इसका सूत्र होगा W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। जहां देखिए W1 क्या है, W1 आपका है प्रथम पदार्थ का भार, ठीक है, प्रथम पदार्थ का भार। तो देखिए यहां पर मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, आगे मैं आपको नियम भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद में W2 क्या है, W2 क्या है, द्वितीय पदार्थ का भार, द्वितीय पदार्थ का भार, ठीक है। E1 क्या है, E1 है प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी भार, प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है। अब E2 क्या है, सभी को समझ लीजिए, ये सब आपके आगे चलकर काम आएंगे, ठीक है। E2 है आपका द्वितीय पदार्थ का, द्वितीय पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ये सब आपके ये फार्मूला होगा फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है। W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, जहां W1 है प्रथम पदार्थ का भार, W2 है द्वितीय पदार्थ का भार, E1 है प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी भार, E2 है द्वितीय पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक। तो आई होप कि आपको तीनों 6 क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूंगा।